अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे खूब, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप पसंद करें, लाइक करें। देखें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। आजकल हमने जो है वो आपको पता है कि मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। नाइन्थ क्लास की साइंस क्लास, नाइन्थ क्लास के जो साइंस ग्रुप है ना मैथमेटिक्स का, वो हमने बेसिकली शुरू किया हुआ है। तो उसको हम लेकर आगे से चल रहे हैं और डिटेल्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड में आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो लिहाजा वो बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में, वो इन लेक्चर्स को देख कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और 75 में से 75 नंबर बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईजीली टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ स्टडी के अंदर, उनको सीख कर वो इस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। वैसे भी आपको तो पता है स्टडी में अभी जो है वो, क्योंकि स्टडी ज़्यादा तरक्की करने वाली पाकिस्तान की, सुन रहे हैं कि जो है वो अच्छा निज़ाम आ रहा है पाकिस्तान का, कॉन्सेप्ट बेस्ड निज़ाम आ रहा है, रट्टाफिकेशन जो रट्टा लगाई जा रहे हैं, इनसे जो है वो तलबा तलबात की जान छूटेगी। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता जब तक कोई ऑफिशियल ख़बर नहीं आ सकती या कोई पक्की न्यूज़ नहीं आएगी। तो हमें हमें जो है वो फिल्म वक्त अपना जो जो भी सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए, उस लिहाज से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको उस लिहाज से ही पढ़ाऊँगा सिखाऊँगा। अदरवाइज़ अगर कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया या कोई एक्टिविटी जो है वो वज़ीर तालीम की तरफ से आ जाती, तो मैं फिर आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा वक्तन फ़ौक्तन अगर टाइम निकला तो हम आज जो है वो, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो ट्रांसपोज के मुतलिक था, ट्रांसपोज कालब के मुतलिक था। तो वो तो हमने इजीली क्या किया है, सीख लिया है, समझ लिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास, मैं पहले भी ये बात बताता हूँ और अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर बताता हूँ कि बेसिकली पता है क्यों मैं ये बात हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हर बंदा जो है वो शायद मेरी यही वीडियो देख रहा हो, पिछले से ना पीछे से ना देखता आ रहा हो। इस वजह से मैं ये बात ज़रूर बाबर करवाता हूँ, हर बंदे को समझाता हूँ कि जो हमारी स्टडी होती है उसमें डिफरेंट किस्म के जो वर्ड्स होते हैं और उनका डिफरेंट पेजेस पर मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। हम किसी, देखिए एक लफ्ज़ होते हैं ना उसके बड़े मायने होते हैं, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि एक लफ्ज़ है, ठीक है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है उसके बड़े सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है। जो शुरू के बच्चे हैं उनको पता भी नहीं होता कि सिनोनियम क्या भला होती है, ठीक है, सिनोनिम क्या किसे कहते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता। वो कहते हैं पता नहीं कितनी हाई फाई चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ये मुझे पता है, जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए 2 सेकंड का काम है कि सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादिफ अल्फाज, ठीक। लेकिन मैं, देखिए मैं सारों के लिए ही बता रहा हूँ, हर तरह के बच्चे होते हैं जो देखते हैं। तो अगर कम से कम बच्चों को, यानी कि जो ज़्यादा तरीके से इंग्लिश या ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है वो अगर टीचर पढ़ाएं तो उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से नहीं पढ़ाता। मैं बिल्कुल ही डल होकर पढ़ाता हूँ ताकि हर बच्चे को समझाए। मैं बेसिकली ना इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं एक तरह का डेमो नहीं दे रहा आपको, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये तो होता है ना डेमो कि आप एफिशिएंट तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैं, मेरा वो काम नहीं होता। मेरा काम है बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से पढ़ाना और इंशाल्लाह ताला हीरो बना देना पढ़ाई के अंदर अपनी, ठीक है ना। हीरो बड़ी जगह अपने अंदर बन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम छोड़ते हैं इस तरह की गुफ्तगू को। हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया हुआ था और मैं उससे भी पहले आपको ये बता चुका हूँ कि हर वर्ड के मीनिंग जो है हर पेज पे डिफरेंट होते हैं। एक लफ्ज़ के हज़ारों करोड़ों जितने भी मायने होते हैं, बड़े डिफरेंट मायने होते हैं। तो आपको उन पेजेस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पेज पे किस वर्ड का क्या मतलब निकलता है, ठीक है। किस पेज पे किस वर्ड का क्या मतलब निकलता है, यानी कि जो वर्ड का मतलब आपको पता वही हो, मतलब, ठीक है। बुक जो होती है वो आथर लिखते हैं ना हमारे, आथर जो होते हैं मैथमेटिक्स में, जो पीएचडी जिन्होंने की होती है वो बुक लिखते हैं। आथर जो होता है बुक लिखने वाला। वैसे ये सिलेबस तो पता नहीं कितने सालों पुराना चल रहा है, 20-22 साल पुराना चल रहा है हमारे पास। जो 9th क्लास का भी सिलेबस हम पढ़े ना, वो बहुत पुराना चलता है। ऐसे तो बुक के ऊपर लिखा होता है न्यू एडिशन, न्यू एडिशन। वो न्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई सिलेबस ही न्यू हो गया। न्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि भाई बुक छपी है, अभी 2021 में छापी है, फिर 2022 में छापेंगे तो वो बोलेंगे जी न्यू एडिशन आ गया। न्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होता, ठीक है।
कि जी बिल्कुल ही बुक ही सिलेबस ही तब्दील हो गया, वैसे होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस काफ़ी ये पुराना चलता हुआ आ रहा है, और काफ़ी आपको पता है कि 20-22 साल पुराना सिलेबस हम पढ़ें, तो साइंस में देखो ना कितनी तरक्की कर ली, ठीक है, इन दिनों में। लेकिन फिर भी अगर ये सिलेबस ना भी बदले तो इतना कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिलेबस के अंदर बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनका बच्चे को पता होना लाजमी है, ठीक है। तो आप ये फिक्र ना करें कि सिर्फ सिलेबस का तब्दील नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए क्या बनेगा। तो ये परेशान होने की बात नहीं, बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं इनके अंदर, सिलेबस के अंदर आपके, कि वो मतलब गुजारा चल जाएगा आपका। तो मेरा मतलब था कि आपको पहले लेक्चर से पहले इतनी बात समझा देना कि एक लफ्ज़ के आप ये समझे ना कि अगर एक मायना हो तो कोई भी किताब, ठीक है, सबसे मुक़द्दस तरीन किताब भी अगर आप देख लेना कुरान पाक, फुरकान हमीद, अल्लाह ताला की अजीम किताब, ठीक है, और रहनुमाई करने वाली किताब जो है, मतलब बहुत ज़्यादा रहनुमाई जिसके अंदर है, जिस पर इंसान चलकर अपनी दुनिया में तो कामयाबी इकट्ठी कर सकता है, और आखिरत में भी जहाँ पर कामयाबी इकट्ठी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए दुनिया में इंसान कामयाब हो ना हो ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आखिरत में भी कामयाब होना ये ज़्यादा मैटर करता है। तो कुरान पाक ऐसी किताब है कि आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और किसी आजमाइश की वजह से दुनियावी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब ना भी हो सकते हो, आजमाइश अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को, जो नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह ताला आजमाइश में डाल देता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आखिरत में आपका वो मकाम होगा, इंशाल्लाह ताला आप अपनी जो दुनियावी लाइफ होगी उससे खुश होंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ चला, कि हर लफ्ज़ है ना, जैसे हर लफ्ज़ होते हैं तो उनका मतलब डिफरेंट होता है, वो चाहे कौन सी कोई किताब हो, बाइबल हो, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान मजीद हो, उनमें भी जो वर्ड होते हैं ना उनके डिफरेंट डिफरेंट मफहूम निकल रहा होता है। क्योंकि एक लफ्ज़ को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, मतलब एक सेंटेंस बना हुआ उसको ट्रांसलेट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलता है, लेकिन मफहूम सेम ही निकलता है ना। तो इस तरीके से जैसे कुल हु अल्लाहु अहद का हम बोलते हैं जी, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है, वाहिद है, ये भी तो हो सकता है। तो एक है, अहद है, वाहिद है, एक ही मतलब है। तो देखो सेंटेंस कितने बन रहे हैं लेकिन मफहूम देखो एक ही निकल रहा है। तो इस वजह से ना हमें ये किताब को अगर हमने समझे ना, कोई भी किताब है दुनिया में, किताब को अगर समझ रहे हैं तो उसके माहिरीन से समझा जाता है, जो किताब का माहिरीन होता है, यानी कि कुरान पाक को अगर समझना है तो फिर तो हमें उलमा किराम के पास जाना पड़ेगा ना। उलमा किराम जिनकी मतलब जो इस फील्ड के अंदर मतलब अच्छे होते हैं उनके पास हमें जाना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर हमने फ़िज़िक्स समझनी फिर फिज़िक्स के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा, बायोलॉजी समझनी बायोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री समझनी, इस तरीके से मैथमेटिक्स की अगर कोई वर्ड हमें नहीं समझ आ रहा है या किसी वर्ड का मीनिंग पता करना है या कंफर्म करना है या डाउट्स हैं हमें, तो उन डाउट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। ये नहीं कि जी एक सवाल आ गया लॉन्ग क्वेश्चन हमें तो आ गया भाई हमने डाउट्स को क्लियर करके क्या करना, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। यही चीज़ रट्टा रट्टा में आ जाती है, जब आप इस तरह कहते हो ना जी ये लॉन्ग क्वेश्चन तो मुझे आता है, मुझे अभी लिखवा दें, 10 मिनट से पहले लिख दो। मैं मानता हूँ आप लिख सकते हैं 10 मिनट से पहले क्वेश्चन, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है कोई। उस क्वेश्चन में आपके डाउट्स पड़े, उसकी रीज़न पता क्या है, आपने उस किताब के माहिर के पास जाकर उस टॉपिक जिस टॉपिक में आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर नहीं किया, ठीक है। एक दफ़ा आप माहिर के पास जाएंगे, जो उस्ताद होते हैं, ज़ाहिर बात है आपको पता है टीचर्स होते हैं जो मतलब चोटी के टीचर्स होते हैं जिनको सारा कुछ इलम होता है, उनके पास अगर आप जाएँ और बोलें भाई ये फ़लाँ टॉपिक मुझे आप रीड करके और इसका मतलब समझा दें ऊपर से, ठीक है ना। एक तो ये कि मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको मैं बुक से भी पढ़कर बताता हूँ, तो मैं अक्सर औकात आपको ये तो करता हूँ, पहले सवाल समझाता हूँ फिर मैं उसका जवाब करता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपको भी यही होता है कि अगर आप कोई भी किताब पढ़ें तो पहले उसको उसका उसके जो लफ्ज़ होते हैं ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, किताब को, कंसेप्ट तो बाद में देखी जाएगी, पहले जो बुक के अंदर लिखा है उसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्या नहीं है वो फिर बात की बात है। अगर आपको बुक की वर्डिंग नहीं समझ आ रही, ठीक है, आपने इस बुक से इम्तिहान देना है ना, और किसी बुक से तो इम्तिहान नहीं देना होता, तो जब इस बुक की वर्डिंग नहीं समझ आ रही है आपको तो क्या खाक आपने कुछ लिखना है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप माशाल्लाह, मैंने बड़ी एग्जांपल्स देकर आपको बताया कि कोई भी किताब है जो उसका माहिर है, जो जानता है, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, आप उसी के पास जाओगे ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो जानता है,
पढ़ाता है, उस्ताद है आपका, टीचर है आपका, मोहल्ले में कोई, तो फिर आप उसी के पास जाकर बोलते हो ना कि भाई मुझे ये फ़लाँ वर्ड की समझ नहीं आ रही है, फ़लाँ लफ्ज़ या फ़लाँ लाइन का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन इसका मफ़हूम या इसका मीनिंग मैं समझने में गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप हैं, तो फिर आप उस माहिरीन के पास, उस माहिर के पास लेके जाएंगे, यानी कि उस्ताद कराम, जो भी उस्ताद होगा जिसका मर्जी, तो फिर वो बताएंगे कि भाई आपका मतलब ठीक था लेकिन आपका मफ़हूम गलत था। फिर वो आपकी गलतियाँ निकालेंगे कि भाई इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना जिस तरीके से आप पढ़ें। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर करते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन याद किया जी, बंद कर गया टॉपिक, आपने किताब बंद कर दीजिए, अब तो हम फुल नंबर ले लेंगे, तो उस फुल नंबर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे जाके आपको नौकरियाँ वगैरह, जो गवर्नमेंट नौकरियाँ कहते हैं ना कि हमने तो एमए कर लिया, हमें नौकरियाँ नहीं मिली, तो ये इस तरीके से नहीं होता। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं होता आपको नौकरियाँ जी फ़ौरन मिल जाएंगी, इस तरीके से नहीं होता। आपके पास जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तरीका नहीं होगा, तो गवर्नमेंट आपकी नौकरियों का कुछ नहीं करे, डिग्रियों का कुछ नहीं करती। बेसिकली डिग्री होनी लाजमी होती है, ठीक है, प्रूफ होता है। उसके बाद जब आपने कोई नौकरी लेनी होती है तो वो अपना टेस्ट लेते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हो, इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती। भले ही आपके पास एमए की डिग्री है, लेकिन आप कहीं पर गए हो, ठीक है, टीचिंग की जॉब करने गए हो, गवर्नमेंट कॉलेज गए हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जी, या कहीं भी चले गए हो, कहीं फौज में चले गए हो, पुलिस में चले गए, तो अपना टेस्ट लेंगे, वो ये थोड़ी देखेंगे। हाँ, उधर अप्लाई करने के लिए आपको एमए या बीए की डिग्री लाजमी होती है, बीएससी, एमएससी या एमए की डिग्री लाजमी है, ठीक है। डिग्री होना ये है कि सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। वहाँ सिलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया होता है, जो मेयार होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो उनके टेस्ट पर होता है, ठीक है। अब जिसने एमए की कहते हैं ना, फिर क्या फ़ायदा एमए करने जी, एमए जिसने किया ही नहीं होगा वो अप्लाई भी नहीं कर सकता होगा, ठीक है, वो तो जा ही नहीं सकता होगा वहाँ पर। इस तरह खाना काबा में गैर मुस्लिम तो नहीं जाते, ठीक है, मतलब अलाउ ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि गैर मुस्लिम का पैसा ही नहीं, वो जा नहीं सकते, अलाउ ही नहीं हो, इजाज़त ही नहीं, वो हुकूमत मना करती है वहाँ की जो हुकूमत है, क्योंकि वो खाना काबा जो है वो उसमें चूँकि वो मुसलमान होगा तो गैर मुस्लिम सिर्फ टीवी से दूर से देख सकता है, अगर उसको इतनी मतलब देख रहे हैं तो जा नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से रूल होते हैं कुछ, मतलब आप में कहाँ से कहाँ चल पड़ा। लेकिन मैंने आपको लाजमी बताया कि आप कहीं भी नौकरी लेनी, कुछ भी करना है, आगे जाना है, तो आपकी यहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो जहाँ पर आप नौकरी लेने जाएंगे वहाँ पर जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा ना, आर्मी में, पुलिस में, जहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में अप्लाई करना है, किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। उस टेस्ट पे आप उतरते हैं और उस टेस्ट पे बड़े कम लोग उतरते हैं, और बड़े कम लोग उतरते हैं, आप जी बोलते हैं करप्शन हो गई, ये हो गया, हो गया, नो डाउट। करप्शन देखिए ना, इस तरह नहीं होती। अगर आप उनके टेस्ट पर पूरा उतर जाए ना तो आपको ले लेंगे वो लोग, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आप जी टेस्ट पे आपने टेस्ट दिया है और उनका टेस्ट पास भी कर लिया तो उन्होंने लिया नहीं, इस तरीके से नहीं काम हुआ करते। ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप उनका टेस्ट सही क्लियर कर लेते हैं, जो उनका क्राइटेरिया होता है उस पर आ जाते हैं, तो उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी होती है, वो आपको रख लेते हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब आप यहाँ से रट्टा लगा के 1000 प्लस नंबर लेते हैं मैट्रिक में, 1000 प्लस नंबर लेते हैं एफएससी में, और आगे बीएस करते हैं और आपका अच्छा सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, वहाँ नंबर तो नहीं होते, तो बीएस करते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं, तो फिर आप ये गुमान करते कि आप जो है वो अब आर्मी में जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी तालीम भी इतनी, देखो तालीम इतनी अच्छी बात है, गुड है, तालीम इतनी गुड है, लेकिन आप उनके टेस्ट में फेल हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। तालीम सिर्फ उधर जाने के लिए एंट्री, यानी कि उधर अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी जॉब पे, आर्मी में अगर आपने अप्लाई करना है, नेवी में अप्लाई करना है, किसी भी जॉब के लिए अगर आपने गवर्नमेंट होनी चाहिए वो जॉब तो अप्लाई करना, तो अपना टेस्ट लेते हैं। आपने उनके टेस्ट में अगर आप फेल हो गए, चाहे आपके मैट्रिक में 1080 नंबर क्यों ना हो, चाहे आपके इंटर में 1050 से ऊपर क्यों ना नंबर हो, चाहे आपके बीएस में पूरा 4 सीजीपीए क्यों ना हो, आपको वो रखी गई। उसकी रीज़न पता है क्या है, सिंपल सी रीज़न मैं देता हूँ। आपने जो नंबर लिए ना वो रट्टा बेस सिस्टम से नहीं, आप अपने आप को अगर रट्टा बेस सिस्टम से दूर करना चाहते हैं तो
क्वेश्चन को आने के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन आता है ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरीके से नहीं प्रैक्टिस की जाती। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें जो जो लाइंस लिखी हैं उनका मतलब आपको आना चाहिए कि इधर इसका मतलब क्या है। ठीक है, ज़्यादा तादाद में आप पढ़ोगे तो फिर तो आप एक साल आपको दिया जाता है इम्तिहान में, तो आपको तो सारा टाइम ही निकल जाएगा। इस तरह मैं नहीं कह रहा आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ कम अज़ कम जो बुक वाले ने, ऑथर ने जो चीज़ लिखी है उसका उस जगह पर मतलब क्या है, ये आपको वो बता सकता है जो माहिर है बुक, यानी कि जो टीचर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे जितना इल्म है, चूँकि मैंने कंसेप्ट से पढ़ी, तो मैं आपको उतना गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो मैं यहीं पर ही गाइड कर दूँगा आपको। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे से लेक्चर लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इल्म की कोई पाबंदी आप जो है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज फुल हासिल हो गया और फिर आप कहीं और से उसका नॉलेज ले रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको, पहली तो बात है, फुल क्लियर करवा दूंगा लफ्ज़ की मीनिंग और जो जो लिखा हो तो उसका मतलब समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आप फिजिकली भी अगर किसी के पास जाकर या किसी टीचर के पास जाकर उस वर्ड का मीनिंग जो बुक में लिखा है अगर आप वो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा है। पूरी ज़िंदगी आप जो है वो इस बात से सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पेज नंबर था बुक का, इस वर्ड का मतलब ये था। ठीक है, आपको मतलब भी समझ आ गया और आथर ने जिस मकसद के लिए वो वर्ड लिखा आपको वो मकसद भी समझ आ गया, यानी कि चीज़ें आपको समझ आ गई ना, मतलब बुनियादी सिस्टम जो अंदर एक किताब के अंदर प्रोसेस दिया हुआ वो सारा आपको आथर के मुताबिक समझ आ गया। ठीक है, कुछ लोग अपने मुताबिक भी समझ लेते हैं चीज़ों को, इस तरह नहीं होता। आथर के मुताबिक जो चीज़ लिखी होती है जिसने ना, उसका जो कंसेप्ट होता है, बेसिकली वो जो देना चाहता है कंसेप्ट, एक बंदा लिख रहा है तो कुछ चीज़ देना चाहता है ना आपको। अब जिसने किताब मैथमेटिक्स की लिखी है 9th क्लास की या बायोलॉजी की या 10th की लिखी है, सबकी लिखी होती है, 12th की लिखी है, 11th की लिखी है, तो बेसिकली वो क्यों लिख रहा है, कुछ कंसेप्ट देने के लिए ना, उसके माइंड में भी कुछ है, वो लिख रहा है, कंसेप्ट देने के लिए लिख रहा है। अगर उसने डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं बुक के अंदर या डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं और आपने उसका मतलब जो है, मफहूम जो है वो अलग बना लिया, तो फिर तो उस फ़ायदा नहीं हुआ ना। जो उसने लिखा है एग्जैक्ट आपको वो पता होना चाहिए, एग्जैक्ट जो उसने लिखा है, यानी कि जो आथर ने लिखा है ना, जो उन्होंने लिखा है आपको एग्जैक्ट वही पता होना चाहिए वर्ड का, भाई इसका मतलब जो उन्होंने लिखा है यही मुझे पता है और अब मैं जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। इस जज्बे से अगर इस तरीके से आप अगर कहीं भी गवर्नमेंट नौकरी भी लेने जाएंगे ना, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट में पास होकर दिखाएंगे। ठीक है, तो तालीम इस वजह से ये मकसद होता है कि आपका एक रट्टे वाला सिस्टम ख़त्म हो और आप तरीके से जाएँ। ठीक है, अपने सिलेबस को भी कवर करें और तरीके से सिलेबस ख़त्म हो सकता है। देखिए, जो काम रट्टे से ख़त्म होता है सिलेबस, वही सिलेबस तरीके से भी ख़त्म हो सकता है। तो बजाय इसके कि रट्टे से ख़त्म करें और फिर साल बाद भूल जाएँ पूरे सिलेबस को ही, ठीक है, अगर आप तरीके से ख़त्म करेंगे तो आप इसको पढ़ाने के बाद किसी दूसरे को पढ़ाने के काबिल तो होंगे। आपका अपना छोटा भाई बोलेगा जी मुझे ये मश्क नहीं आती, करवा दें, तो आप बोलेंगे जी हमने बड़ा टाइम हो गया तो हम कैसे करा सकते हैं, हम 9th पढ़े तो बड़ा ज़माना हो गया। तो इस तरीके से नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट से अपने सिलेबस को ख़त्म किया होगा, कंसेप्ट भी एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट नहीं होता कि जी आपने बहुत ही डिटेल से एक चीज़ समझ ली तो उसको कंसेप्ट बोल दी, ऐसा नहीं होता। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जो बुक की ऑथर ने चीज़ लिखी है ना, उससे बड़ा कंसेप्ट आप नहीं ले सकते। ठीक है, आप गूगल में उस, अब यहाँ पर मैट्रिक्स है ना, आप गूगल में उसका सर्च करेंगे, ठीक है, जहाँ मर्जी आप सर्च करें उसके बारे में, तो जो चीज़ ऑथर ने लिखी ना, ऑथर ने, आपको उतनी समझनी, उससे ज़्यादा समझेंगे तब आपके लिए नुकसान, उससे कम समझेंगे तब आपके लिए नुकसान। उसकी रीज़न ये है कि उससे ज़्यादा समझेंगे, नुकसान इस सेंस में नहीं होगा कि आप इल्म हासिल करें, नुकसान इस सेंस में होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, और इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप अपना टाइम वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम लगा कर और उसका मतलब उसके बारे में फर्दर डिटेल, जो जिस चीज़ का आपको मतलब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में अभी आपको सिलेबस आपका है नहीं, जिस चीज़ को आपको पढ़ाया जा नहीं रहा, आपको उसको उसके बारे में भी इल्म हासिल करें। ठीक है, अपनी स्टडी लाइफ से पहले आप कामयाब हो जाएं, फिर आप डिफरेंट चीज़ों में पढ़ें। हाँ, जो जो चीज़ें आपके पास जनरल नॉलेज में आती हैं, ठीक है, वो ज़रूर आप मुताला करें, एक साइड अखबार पढ़ लिया करें रोज़, इससे बेहतर क्या होता है।
उसमें सभी डिटेल पता चल जाती है। जो बंदा रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, ठीक है, मैं तो मशवरा देता हूँ आपको, अंग्रेज़ी में जो न्यूज़पेपर होता है इंग्लिश में आप वो पढ़ा करें, ठीक है। एक दिन जैसे चाय कहते हैं ना, कड़वी चाय है, एक दिन कड़वी दवाई, चलो कड़वी दवाई एक दिन होगी, 2 दिन कड़वी दवाई होगी, 3 दिन होगी। तो मैं इस बात को आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ, ठीक है, मैं श्योर हूँ 99.5% कि अगर आप अपनी आदत ही बना लेंगे ना कि रोज़ आपने जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके सामने जो टीवी पे भी न्यूज़ चलेगी, ठीक है, उसको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बातें जो हैं वो मैंने लाजमी आपको बतानी थी, अदरवाइज़ आपको अगर इन बातों के बारे में आप ख्याल रखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे बाद औक़ात कि यार हम बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से 9th क्लास में जी इतने नंबर थे, 485 थे जी, 480 थे, आगे जाकर जी उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में जो है वो आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ से हर काम का ना एक वजह होती है, हर चीज़ की एक वजह होती है। जैसे अल्लाह ताला भी ने भी हर चीज़ पैदा की, तो कोई ना कोई वजह है हर चीज़ से पैदा करने में। हर चीज़ बामकसद पैदा की, तो बगैर मकसद की कोई चीज़ तो बनाई नहीं अल्लाह ने बनाई नहीं। तो फिर भी हर चीज़ की जो है ना रीज़न्स होती है, एक रीज़न होती है, एक वजह होती है। यहाँ पर भी अगर कायनात में कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में भी अगर आपके सामने कुछ होता है या कोई वाक़यात हो रहे, तो उनकी भी कोई ना कोई रीज़न्स होती है, कोई ना कोई वजूहात होती है, ठीक है ना। जैसे अगर आप ये सोचें कि आपको इवन खांसी भी होती है, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, ठीक है। तो आप ये फिर कैसे कह सकते हैं कि जी आपको नौकरी नहीं मिली तो उसके पीछे कोई वजह नहीं थी, ये नौकरी किसी को नहीं मिलती, ठीक है, उसके पीछे रीजंस होती हैं। आप खुद को नहीं बोलते कि यार, अपनी इंसल्ट नहीं करते कि यार मेरे अंदर कुछ खामी थी, या मैं जिस सिस्टम से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, रट्टा सिस्टम से, मैंने अपने आप को खुद ही निकालने की कोशिश की उससे, ठीक है। जो रट्टा सिस्टम था उसमें ही मैंने ले कि जी 1000 से भी पता नहीं कितने नंबर ले लिए, 1090 भी ले लिए, 1080 भी ले लिए, और आगे जाके जी मैं बहुत बुरी तरीके से नाकाम हूँ, मेरे को तो कोई क्लर्क की जॉब नहीं मिलती। तो उनके लिए जो है वो एक ही पैगाम था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि जी आप जो सिलेबस होता है उसको आप एक रट्टा सिस्टम से ख़त्म करके जाते हैं, ठीक है। टीचर तो आपको कंसेप्ट बताता है, मैं ये नहीं कह रही टीचर आपको कंसेप्ट नहीं बताते और आप रट्टा कर लेते हैं, इससे टीचर आपको कभी नहीं बोलता रट्टा लगाने, कभी किसी टीचर ने बोला रट्टे लगा लो। टीचर हमेशा फोकियत देता है, टीचर हमेशा जो है जो उस्ताद कराम होते हैं वो यही कहते हैं कि आपको बेटा कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। और कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने इसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है आपके दिल में। कंसेप्ट पता क्या होता है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो उसका आथर है, जो उसका बनाने वाला है, ठीक है, उसका जो मकसद है ना, जिस वर्ड को इस्तेमाल किया उसने किसी भी पेज में, ठीक है, अपनी बुक के किसी भी पेज में उसने पब्लिश किया जिस वर्ड को, उसका मकसद समझ गए आप, उस वर्ड का मकसद समझ गए कि क्या मकसद था उस वर्ड का, क्या मीनिंग था, उसके नज़दीक इसका क्या मीनिंग था, यानी कि ऑथर के नज़दीक क्या मीनिंग था, और जो मेरे नज़दीक है वो क्या मीनिंग निकल रहा है। तो अपने अपने नज़दीक वो मीनिंग नहीं देखना, ऑथर के नज़दीक उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है आपने ये जानना। और ये कैसे जान सकते हैं, ऑथर से डायरेक्ट आप नहीं, मतलब कोई ऑथर होंगे जो अल्लाह को प्यारे होंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। आप फिर उसके माहिर को तो जान सकते हैं ना, ठीक है, जो फिजिक्स के प्रोफेसर्स होते हैं, आप उनके पास एक दफ़ा लेके चले जाएँ कि भाई हमें ये चीज़ जो है वो आप एक दफ़ा अपने मुंह मुबारक से पढ़ के दिखा दें, रीड करके दिखा दें, तो हम इसको जो है ना वो गलत ना समझ रहे हो, इस लाइन को या इस वर्डिंग को गलत समझ रहे हो। वो सिर्फ जस्ट आपको पढ़ के बता देंगे और ऑथर का जो मतलब समझा देंगे। उसके बाद कंसेप्ट तो देने के लिए वो पूरा घंटा आपके लिए वेस्ट कर देते हैं, मतलब वेस्ट भी करते हैं, अच्छी बात है, घंटा लगाना चाहिए, पूरा पूरा घंटा प्रोफेसर आपको कंसेप्ट देते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझाते हैं, डिटेल वाइज एग्जांपल्स देते हैं डिफरेंट किस्म की। तो यही इसी तरीके से आपने क्या करना होता है, अपना जो है वो कंसेप्ट बनाना होता है। तो अजान का वक्फा है, तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, अजान के बाद दोबारा मैं हाजिर होता हूँ, तो आप यहीं पर रहें, वेट करें थोड़ा सा।
तो अज़ान ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम जो है वो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे पहले जितनी भी रीज़न से बातें, बेसिकली इसमें ना आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो ठीक तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात। तो सवाल नंबर 6 जो है वो हम शुरू करें। अच्छा, मैं ये बताता हूँ हर वीडियो में कि हम उर्दू मीडियम में लगे हुए हैं। तो कंसेप्ट ये बातें हैं, ये मैं इंग्लिश मीडियम के भी लेक्चर अपलोड करूँगा अगर मुझे वक्त मिला तो, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 देखते ज़रा। सवाल नंबर 6 में वो कह रहे हैं हमें कि ए बराबर है, अगर 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 ए बराबर है, अगर ए बराबर है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सवाल नंबर 6, अगर ए बराबर है, ए बराबर है 1 2 0 1 1 2 0 1, और क्या भाई, बी बराबर है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो भाई ये चीज़ें हो तो तस्दीक कीजिए, हो तो तस्दीक कीजिए, हो तो क्या करना है भाई, हो तो तस्दीक कीजिए। अब तस्दीक के लिए उर्दू में वर्ड पता क्या है, इंग्लिश में वर्ड क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? वेरीफाई कराना, वेरीफाई करना। तस्दीक का मतलब क्या होता है आपको, यानी कि आप किस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि अगर ये चीज़ हो, ठीक है, मतलब अगर ए कालब इसके बराबर हो और बी कालब इसके बराबर हो तो तस्दीक करें। तस्दीक का मतलब होता है वेरीफाई करना, तस्दीक का मतलब होता है वेरीफाई करना, ठीक है। मतलब तस्दीक करना किसी बात की ना, वेरिफिकेशन करवाना। तो ये होता है तस्दीक। तो इसके बाद क्या कीजिए, तस्दीक कीजिए के कीजिए कीजिए के ए कॉलम का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज एंड देन फिर होल का ट्रांसपोज बराबर है ए, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया कि ऐसा सवाल आपके सामने आ सकता है, मतलब बोर्ड में पता है क्या लिखा होगा, ये सवाल नंबर 6 नहीं लिखा होगा, इस तरह नहीं लिखते, ये तो बुक वालों ने लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में ये सवाल नंबर 6 है, बोर्ड में इतना नहीं है। बोर्ड में जो सवाल होगा उस लिहाज से सवाल नंबर 2 बनना होगा, 3 बनना होगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड में सिर्फ ये लिखा होगा कि अगर ए बराबर है फलां के, फलां मतलब इसके, और बी बराबर है फलां के, यानी कि इसके बराबर है, हो तो तस्दीक करें, ठीक है। और इसको मैंने बता दी कि वेरिफिकेशन कहते हैं, इसको कहते हैं वेरीफाई करना, चेक करना क्या है वाकई ये चीज़ें सही। तो तस्दीक करें या कीजिए कि ए का अगर ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो बराबर है ए की, ठीक है। ये हमने करनी तस्दीक। यहाँ पर हमने इसको, यानी कि अगर हमारी ये ना लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया, समझ आ रही है ना। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, कि आपने तस्दीक कर ली, यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के, ठीक हो गया। ए का ट्रांसपोज लिया और फिर देन उसका भी ट्रांसपोज लिया तो ए के बराबर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ वाली साइड जो है वो सीधे हाथ वाली साइड के बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। अभी तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो मेरा ये राइट हैंड बनता है, ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। इससे घबराना नहीं। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमें कैसे पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए इस तरह नहीं होता, मैं लिख तो इस तरह रहा हूँ ना, जैसे ये इस तरह राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड,
ठीक है। जब आप अपने पेपर के ऊपर लिखेंगे तो वो पेपर बता रहा होगा कि आपकी लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। यानी कि आप पेपर में बैठे होंगे, जो आपकी ये राइट हैंड होगा वो राइट साइड होगी, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा लेफ्ट साइड होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इधर जो बताया तो आपने लकीर के बगैर की तरह जी इधर इस तरीके से राइट है और उधर लेफ्ट ही होगा, तो यहाँ तो फिर इस तरह खड़ा हो, तो मैं यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट और यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है लेफ्ट और यहाँ आ रहा है राइट, तो ये तो मेरा राइट है, यहाँ लेफ्ट के साथ है। तो वो जब मैं समझा रहा हूँ ना, ये आप जब कर रहे हो तो आपका वो पर्चा और आपका हाथ बताते हैं कि आपका लेफ्ट साइड कौन सा और राइट साइड कौन सा। मतलब आप करने वाले तो आपका ये वाला हिस्सा तो राइट ही होगा फिर, और ये वाला होगा लेफ्ट। तो आप खुद डिसाइड करना है कि आपका राइट साइड पे क्या चीज़ जा रही है और लेफ्ट साइड कुछ चीज़ चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता है, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ना मैंने आपको फिर बताया कि बहुत ही प्राइमरी लेवल से जो है ना बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये भी बातें जो है ना बहुत ही ज़ीरो करके बात बतानी पड़ती है। तो ये लेफ्ट मेरे लिहाज से ये वाली लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो भाई इस सवाल के मुताबिक मेरे को तस्दीक करनी है, ठीक है। तस्दीक का मतलब मुझे वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है। सवाल 2 नंबर का है, क्वेश्चन आता है, सवाल 2 नंबर का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और प्लस एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आपने ये चीज़ें जो मैं यहाँ नोट करवाता हूँ ना, यहाँ नोट लिखता हूँ, तो ये नोट आपने लाजमी करके रखनी, ये आपका ही फ़ायदा है भाई, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमने बोर्ड के लिहाज से, पंजाब बोर्ड के लिहाज से तैयारी करनी है। अब कोई फेडरल का देख रहा है या सिंध का देख रहा है, बलूचिस्तान का देख रहा हो, पाकिस्तान में जितने बोर्ड हैं, अब मैं सारे बोर्ड की गारंटी नहीं देता कि मैं जो है वो मैं स्पेशल जो है वो पंजाब बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। वैसे अगर कंसेप्ट लेने हैं आपने तो आप किसी भी बोर्ड से देख सकते हैं, लेकिन फिर अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के ज़रूर आपने बैठना है, ठीक है। कंसेप्ट आप ज़रूर ले सकते हैं, वैसे टेक्स्ट बुक तो मैं सबको ही मशवरा देता हूँ कि आप खोल के बैठें, ताकि आपको साथ साथ टेक्स्ट बुक भी खोलें, पेंसिल भी लें, और एक आपके पास पेज होना चाहिए रफ, ठीक है। जो जो भी चीज़ें लिखवाता हूँ वो अपने बुक में नोट करनी, और प्रैक्टिस फिर उसकी साथ साथ में जो मैं लेक्चर लिखता हूँ उसकी पेजेस में या फिर रजिस्टर लेके बैठे तो उसमें नोट करने लेक्चर, और हर चीज़ नोट नहीं की जाती लेक्चर में, ठीक है। मैथमेटिक्स तो ऐसा होता है कि तमाम की तमाम ही नोट किया जाता है, लेकिन जो खास बातें होती हैं वो कम से कम आपने नोट करनी होती है लेक्चर में, ठीक हो गया। तो इसमें जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से ना लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ए तो ए के बराबर ई कॉलम है, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता है कैसे, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको उठाएं, ए को उठाएं, ठीक है, हम जानते हैं कि ए कॉलम किसके बराबर है, ए कॉलम जी बराबर है 1 2 0 1, इसके बराबर है कि नहीं, है ना, इसके बराबर मानते हैं ना, देखो दिया हुआ ये वाला कॉलम ए इसके बराबर। तो अब ये जो कॉलम है ना, इसका आपने लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि ट्रांसपोज का जो मुखफ़फ़ होता है ना, मुखफ़फ़ पूरा ट्रांसपोज नहीं लिखते, पूरा ट्रांसपोज आप नहीं वर्ड लिखते, ठीक है, क्योंकि साइंस इतना टाइम नहीं साइंस में लोगों के पास, या पूरा टाइम लिखते हैं, उसका मुखफ़फ़ लिखा जाता है। तो मुखफ़फ़ क्या है, टी है, टी लिखा जाता है, तो टी है ट्रांसपोज। तो अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, तो हम जरा आगे जाते ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक हो गया, हम ए का ट्रांसपोज लेने वाले, तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं जी, ए के ऊपर टी डाल देते हैं, ठीक है। पहले ए क्या था, सादा था, और ये कैसे पता चला ए इसके बराबर है, उन्होंने सवाल भी दिया होगा आपको, ठीक हो गया, सवाल के अंदर लिखा होगा कि ए इसके बराबर, तो ए का हमें पता था, अब इसका ट्रांसपोज दे दिया कि ए के ऊपर टी डाल दिया। तो अब देखिए ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, या तो कितारों को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को कितारों में चेंज कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर दें, बात एक ही, ठीक है। कितारों को आर को एल में चेंज करना, एल को आर में चेंज करना, बात सेम है, जवाब एक ही आएगा, हासिल कॉलम एक ही होगा, यानी कि जो कॉलम आप हासिल करेंगे वो एक ही होगा। रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रोज में चेंज करें, बात एक ही। तो आप गौर करें जरा,
ये आपके पास रोज रोज है, ये देखिए एक रो, ठीक है, ये दो रो, दो रोज, कॉलम, कॉलम क्या है, वन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है। लिख के बता दो, आपने वैसे लिखना नहीं, सवाल जब करना है बोर्ड में हल करना है तो लिखना नहीं। ये देखिए L1 और L2, इस तरह ये R1 और R2, ठीक है, पता चल गया ना, दो L है और दो R है। तो अब या तो L को R में चेंज करना, किस तरह, L जो है ना 90-90 लिखे हुए उनको ऐसे कर देना, ठीक है, या तो फिर जो ऐसे ऐसे लिखे हुए उनको ऐसे कर देना, यानी कि जो 0 डिग्री पे उनको 90 पे कर देना, जो 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री पे उनको 90 पे कर देना, और जो ऑलरेडी 90 डिग्री पे उसको 0 डिग्री पे कर देना, ठीक। तो 1 2 यानी कि इस तरह लिखे मैंने, इसको ऐसे कर देना कॉलम की सूरत में, तो 1 2 इस तरीके से आ गया, और 0 इस तरीके से लिखना है ना, 0 1, तो आपने इसको क्या लिख देना 0 1, ये आ गया ट्रांसपोज, ठीक है, 1 2 एंड देन 0 1। अब देखो आपने रोज को कॉलम में चेंज किया, अगर कॉलम्स को रोज में चेंज करते तब भी ये होता, देखिए इसको इस तरह करना है ना, तो 1 0 2 1 सेम तो है, तो इसलिए बताया था कि ट्रांसपोज कॉलम का पता क्या मतलब होता है, कि तारों को कॉलम में चेंज करना या कॉलम्स को कितारों में चेंज करना, बात सेम होती है। तो अब क्या करना जी, ए का ट्रांसपोज बराबर है ए कॉलम के, ऐसा तो नहीं कहा सवाल में, तो ऐसा नहीं कहा, सवाल में ये कहा था कि ए का ट्रांसपोज लिया और फिर उसका भी ट्रांसपोज लिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया, जो कॉलम हासिल कॉलम है, जो कॉलम आपको हासिल हुआ है, आपने फिर उसका भी ट्रांसपोज ले लिया, डबल ट्रांसपोज आप कह सकते हैं, डबल लिया, डबल ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया फिर आपने उसका मजीद ट्रांसपोज ले लिया, डबल डबल कर, यानी कि ये ट्रांसपोज आपने लिया इसका ए का, अभी आपने इसका फिर ट्रांसपोज देना है, फिर इसके बराबर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, कहाँ है देखें बराबर कहाँ है, 1 0 और 1 2 बराबर तो नहीं, देखिए 1 2 0 1, यहाँ क्या है 1 0, यहाँ 1 2, तो भाई उन्होंने कब कहा कि ए का ट्रांसपोज बराबर है, उन्होंने तो कहा था ए का ट्रांसपोज लेंगे, जो कॉलम हासिल होगा उसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फिर जो है वो इसके बराबर होगा, बस इसकी तस्दीक आपने करनी, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो भाई आगे इसको चलाने की कोशिश करते हैं, हम क्या करें, हम ये जो ए टी लिखा है ना ऊपर, क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया था, ठीक है, इसको एक और दफा ट्रांसपोज ले लेते हैं, जब इसका एक और दफा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 2, यानी कि R1 R2 L1 और L2, यानी कि अगर कॉलम को मैं L से जाहिर कर रहा हूँ और रो को हम R से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लिहाज से मैं रोज को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील कर सकता हूँ, तो मैं इसको देखिए रो को कॉलम में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, देखो 1 0 लिखा, मैं इधर लिख देता हूँ 1 0, और देखिए 2 1 लिखा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ 2 1, ठीक हो गया, तसल्ली होगी आपको इस सवाल की। तो अब देखिए जरा, ये वाला जवाब और ये वाले जवाब में कोई फर्क है, मतलब इसमें, इस कॉलम में और इस कॉलम में फर्क है नहीं है, तो यही तो तस्दीक है, इसी के तो 2 नंबर मिल गए आपको, यही सवाल है और इसके 2 नंबर है, इसी तरीके से आपने लिखना होता है, ठीक हो गया। आपने बेसिकली तस्दीक की है इस सवाल की, ठीक है, यहाँ जो मैंने एल डाला ये ना डालना बोर्ड में, तो मैंने आपको समझाने के लिए डाला है ना, तो बताने के लिए डाला है, ये नहीं डालना, ठीक है, और इसकी जगह बराबर भी लगा सकते हैं, जो मैंने ये एरोज डाले, अदरवाइज कोई मसला तो इशू तो नहीं होता। आपने तो इस तरह करना है, व्हाइट बोर्ड पे इस तरह चला दिया, तो आपने बराबर लगा के नीचे करने होते सवाल, ऐसे इस तरह लाइन बाई लाइन से करने होते ना, तरतीब से करने होते। तो ये देखिए जरा, पहले सवाल की आपने तस्दीक कर दीजिए, ठीक है, लिहाजा आपने नीचे लिखना है, लिहाजा लिहाजा ए का जो ट्रांसपोज था ना वो बराबर है ए के, ठीक है, आपने क्या किया है,
ये साबित किया। जो ऊपर सवाल था ना कि ए का ट्रांसपोज ठीक है साबित हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं आप साबित हुआ, साबित हुआ। तो जो ए लिहाजा ए का ट्रांसपोज है वो बराबर होता है ए के, ये साबित किया हमने, अभी साबित किया, ये देखिए साबित कर दिया। तो ये सवाल इस तरीके से आपने करना होता है। बेसिकली मैं आपको, जो मेरा मेन मकसद है वो जवाब निकालना नहीं होता, पूरी तौर पे आपको कंसेप्ट देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये मैं बिठाने वाला हूँ, और हम जो है वो जितना नोट करना था वो नोट कर ले, मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपने अगले सवाल की, जो सवाल नंबर 6 में जो पार्ट 2 है ना, उसकी तरफ चलते हैं। 2 ही पार्ट है, ठीक है। सवाल नंबर 6 के 2 क्वेश्चन यानी कि 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, सवाल नंबर 6 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में बेसिकली क्या करेंगे जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है जी बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के। इस बार हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। बी का ट्रांसपोज लिया, फिर देन ट्रांसपोज है वो बराबर है बी के, ये वो दावा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि किताब हमें दावा कर रही है, मतलब बता रही है कि भाई ये इसके बराबर है। हमने क्या करनी, तस्दीक करनी, हमने क्या करनी है, इसकी तस्दीक करनी है। तस्दीक का मतलब वेरिफिकेशन करनी है, सोल्व करना है, चेक करना है कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक हो गया। ये हमारी क्या होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। आप अपने लिहाज से देखना है, जो आप जिस पेज में पेपर दे रहे होंगे, जिस पेज होगा जो आपका, उस लिहाज से देखना कि कौन सी मेरा राइट हैंड साइड बन रहा है, सीधा हाथ बनता है, कौन सा मेरा लेफ्ट हैंड बनता है, उस लिहाज से आपने तय करना होता है। राइट हैंड साइड किस तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ, मेरी तो इस तरफ जा रही है, तो इस लिहाज से मैं इसको करूँगा राइट हैंड साइड, क्योंकि मेरा ये वाला दाहिना हाथ है और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि बाकी इस कारक के बराबर आता है कि नहीं, बी कारक के बराबर है कि नहीं कारक, ये चीज़, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं जी बी कारक किसके बराबर है। सबसे पहले तो ये लिखते हैं, ठीक हो गया। बी कारक बराबर है 1 1 2 0, 1 1 2 0, तो ये कारक इसके बराबर होता है। अब जरा इसका ट्रांसपोज लेना है ना, बी का ट्रांसपोज लेते हैं जरा। हम बी का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, इस ये किताब है इसको कॉलम में चेंज करना है, या फिर ये कॉलम है इसको किताब में लेना है। मैं ये किताब है इसको कॉलम में चेंज करता हूँ 1 1। तो ये जरा देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं 2 0 2 0। तो देखिए जरा 1 1 2 0 या 1 2 1 0, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका फिर हमने इस जो हासिल काला हुआ है, जो कालम हासिल हुआ है, इसको कहते हैं ना हासिल कालम। जो काम, जो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो कालम बचा है उसको हासिल कालम बोलते हैं, क्योंकि वो हासिल हुआ था आपको। वो जो हासिल कालम है उसका भी आपने ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि ये सवाल में था कि इस चीज़ को ये चीज़ बनानी है और प्रूव करना है। तो हमने ये चीज़ बना ली, पहले ये चीज़ बनाई, फिर ये चीज़ बना ली। अब देखिए जरा 1 2 है तो मैं इसको लिखता हूँ 1 2, 1 0 तो इसको मैं लिखता हूँ 1 0। ये आपको पता होगा मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि किताब को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है। 1 2 देखिए 1 2 किताब तो हम कॉलम में चेंज कर लिए, 1 1 कॉलम तो किताब में चेंज कर लिए, 1 एक ही बात होती है, इसमें हमने घबराना नहीं, सिर्फ एक ही बात है। तो देखिए जरा, ये देखिए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, 1 1 2 0। देखिए जरा बी कॉलम किसके बराबर है, 1 1 2 0। तो ये बी कॉलम में तो बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपने क्या लिखना है, पस या लिहाजा, पस लिख सकते हैं, फिर लिहाजा भी लिख लो, एक ही बात होती है, मतलब एक ही उर्दू। पस या फिर लिहाजा साबित हुआ कि क्या साबित हो गया आपके पास ये साबित हुआ है कि बी का जो ट्रांसपोज है और उसका भी जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है बी के, इस लिहाज के साथ। अगर ये रकमें दी तो इस लिहाज में आपका ये साबित हो जाता है, आपने तस्दीक कर ली इस बार। तो हम ये क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीटली
ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। और इसके साथ हमारी 1.2 मस्ट भी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास 1.2 जो है वो मश्क कंप्लीट होती है। और हमारे पास जो अगली मश्क है वो है, आप जानते हैं कि 1.3 आ चुकी है। तो हम ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मश्क नंबर यानी कि एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो एक्सरसाइज है इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मश्क नंबर 1.3। ठीक हो गया। इसको मैं हल करने वाला हूँ। ठीक है। इसका सवाल नंबर 1 जो है वो मैं लिखता हूँ कि क्या है। सवाल नंबर 1 है इसका जी, 10 से कालमों में से कौन कौन से कालम एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशानदेही कीजिए। लिख देता हूँ पूरा, आप टेक्स्ट बुक खोल के रखिए। 10 से कालमों में से कौन से कालम आपस में जमई खासियत रखते हैं, निशानदही कीजिए या फिर करें बोल सकते हैं। ठीक है, कीजिए या फिर करें। तो हमने सिर्फ निशानदही करनी है, तस्दीक वगैरह या प्रूफ वगैरह नहीं देना, सिर्फ निशानदही करनी है। ठीक है, लिख देना। इससे पहले कि मैं सवाल सॉल्व करूँ पूरा, सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं यानी कि डिफरेंट कॉलम दिए हैं, आप देख भी लें टेक्स्ट बुक आपके सामने अगर है तो आप देख सकते हैं कि ABCD डिफरेंट कॉलम दिए हुए हैं। तो बेसिकली सवाल नंबर बोर्ड के लिहाज से क्या आपने तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल नंबर 1 जो है वो MCQ, सिर्फ और सिर्फ MCQ या प्रैक्टिस MCQ। मैं लिख देता हूँ ये ओनली, ये सवाल है सिर्फ ओनली MCQ था। इससे पहले जो हमने 1.2 का लास्ट क्वेश्चन किया ना, 6 क्वेश्चन, वो MCQ भी था और प्लस शार्ट क्वेश्चन, यानी कि शार्ट क्वेश्चन से तौर पर पूछा जा सकता है, MCQ दोनों के लिहाज से तैयार करना है। लेकिन ये किस लिहाज से तैयार करना है, ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिहाज से आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है या तैयार करना है। तो मैं एक कॉलम इसका यानी कि एक कॉलम लिखता हूँ, ए वाला कॉलम। तो ए बराबर है 2 1 -1 3, 2 1 -1 3। तो ये एक कॉलम है। ठीक है, या हम बी कॉलम भी यहाँ लिख लेते हैं। बी कॉलम हम यहाँ लिख सकते हैं 3 1 3 1। सी कॉलम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सी कॉलम क्या है जी, 1 2 1 1 2 1 0 -1 -2 0 -1 अच्छा माइनस में नहीं जाना, ये अंदर की वैल्यू कॉलम में, इस ध्यान से आपने कुछ नहीं देखना कि माइनस में वैल्यू आ गई। डी कॉलम क्या है, डी कॉलम आपके बराबर होता है 2 + 1 और नीचे 3 लिखा है, 2 + 1 और नीचे लिखा है 3। अब आप मुस्कुरा रहे हो जी, ये तो सिंपलीफाई नहीं हुआ यानी कि बुक में इस तरह, तो आपको सिंपलीफाई करना है। गुड, आपको पता है पहले से, क्योंकि मैंने आपको बताया कंसेप्ट। और आगे ई कॉलम देखते हैं जी।
ये कालम बराबर है किसके, -1 0 -1 0 1 2 1 2, और आगे कौन सा कालम आ रहा है, एफ कालम आ रहा है। एफ कालम बराबर है 3 1 + 1 3 1 + 1 3 + 2 3 + 2 2 - 4 2 - 4 और 2 + 1, तो 2 + 1। अब ये देखिए जरा, इसका मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। कॉलम ए और कॉलम ई जो है वो आपस में जमी खासियत रखते हैं, यानी कि ये वाला कॉलम, ठीक है, मैं ऊपर आंसर इसका लिखने वाला हूँ नंबरिंग डाल के। पहला मैं आपको नंबर डाल के लिखता हूँ ए और ई, ठीक है, ए और ई आपस में जमी खासियत रखते हैं, ठीक है, ए कालम और ई कालम आपस में जमी खासियत रखते हैं। उन्होंने पूछा था कौन कौन से कौन कौन से कालम आपस में जमी खासियत रखते हैं, तो भाई ए कालम और ई कालम आपस में जमी खासियत रखते हैं। देखिए ए, इसका मर्तबा देखिए क्या है, इसका मर्तबा है जी 2/2, ठीक है, 2 कितारें हैं और 2 ही कालम है, 2/2। और ई कालम देखें जरा ये वाला, इसका भी देखें 2/2, ठीक है। जमी खासियत का मतलब ये होता है, जमी खासियत का मतलब है कालम की एडिशन, यानी कालम के जो रुकन होते हैं उनकी एडिशन करवा रहे हो, ऐड करना, कालम को कालम में ऐड करना, तो वही कालम कालम में ऐड होने के काबिल है, वही कालम कालम में ऐड होने के काबिल है जो दोनों कालमों का मर्तबा सेम हो, ठीक है। एक का मर्तबा डिफरेंट और दूसरे का मर्तबा डिफरेंट, उनको ऐड नहीं करते, हो ही नहीं सकता, ला ही नहीं, कानून ही नहीं सकता, ठीक है। जो दोनों कालम्स का क्या होता है, एक ही होना चाहिए, यानी कि मर्तबा रैंक जो होता है ना, रैंक ग्रेड उनका वो एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर जाके जो है वो उनको आप क्या कर सकते हो, जमी खासियत, यानी कि उनको ऐड कर सकते हो, एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या शर्त है, उनका रैंक, रुतबा, मर्तबा, उर्दू में रुतबा बोलते हैं, इसमें मर्तबा बोलते हैं, यहाँ मैथमेटिक्स में उर्दू मीडियम में अगर आपने तो मर्तबा, और इंग्लिश में आप रैंक बोल सकते हैं, ग्रेड बोल सकते हैं। तो वो अपनी टेक्स्ट बुक आप खोलें तो आपको पता चल जाएगा क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो ए और ई क्यों बराबर है, क्योंकि आपका रैंक बराबर, तो अपनी जमी खासियत को देखना है तो उसमें आपको रैंक देखना होता है, जिस जिस कालम का जिस कालम से रैंक बराबर है वो आपस में जमी खासियत रखते हैं, मतलब वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ए और ई जो है, मैंने यहाँ निशान की कि ये आपस में बराबर क्यों, क्योंकि इनका जो मर्तबा है ना वो सेम है, दोनों का क्या है 2/2, 2/2 है, आप खुद देख सकते हैं 2/2 मर्तबा जो होगा, ठीक है, चेक कर सकते हैं दोनों का। दूसरे नंबर पे आप देखें जरा बी और डी, जो कॉलम नंबर बी है, दूसरे नंबर पे आपने नोट क्या किया है, जो कॉलम नंबर बी है और जो कॉलम नंबर डी है, कि दोनों आपस में जमी खासियत रखते हैं, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों जमी खासियत रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मर्तबा भी सेम है। देखिए बी का, देखिए क्या मर्तबा है इसका, 2/1, कैसे, पहले किताब को लिखते हैं ना, 1 किताब और 2 किताब, 2/1, क्योंकि एक कालम, बाद में लिखते हैं कालम, ठीक है, क्यों बाद में लिखते हैं, इसमें आपने नहीं पढ़ना, बस यही रूल है, ये 2/1, ठीक है ना, ये 2 और बाय 1, तो 2/1, इसका 2/1 है, इसके बाद में करेंगे डी बराबर है, तो इसका डी के साथ मुआवजा करते हैं, देखेंगे, देखिए इसका भी क्या है 2/1 है, कैसे, क्योंकि मैंने कहा था पहले इसको सोल्व करना है, पहले इसको सोल्व करना, तो क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद हाथ निकाला, 2 + 1 कितना होता है 3, नीचे भी 3 लिखा हुआ है, तो इसका भी क्या बन गया 2/1, किस तरह, 1 2, ये हो गया 2, और देखिए एक ही है तो 2/1, ठीक हो गया, तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है, सोल्व हो गए, ये तो बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि बी और डी क्या है, बी और डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने, क्योंकि इसका क्या था मर्तबा आपने देखे ना 2, बी और डी का मर्तबा था वो किस लिहाज से बराबर थे,
इसका मतलब था 2/1, ठीक है। ये वाले तालब इस कालब के बराबर नहीं होंगे, ये वाले तालब इसका ऑब्वियसली नहीं बराबर होंगे भाई, जाहिर ही, क्योंकि ये कालब आपस में बराबर होंगे, ये इनके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का मर्तबा सेम है, इनका मर्तबा इनसे डिफरेंट है, देखिए 2/2 2/1, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या याद रखना है कि सी और एफ, तीसरे नंबर पे क्या याद रखना है कि कालब सी और कालब जो एफ है ना, उनका मर्तबा में क्या है, सेम ही। नीचे लकीर डालो तो कोई खास मतलब नहीं, वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने नहीं डालनी, इस तरीके से नहीं करना, आपने ये नहीं सोच रहे कि इसमें कोई मतलब होता होगा, ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए डालना, ठीक है। ये भी मैं आगे समझाने के लिए डाल रहा हूँ, बस ये समझना है कि कौन कौन से कालब बराबर है और क्यों बराबर है, ये बस कंसेप्ट है। तो कालब सी और एफ बराबर है, क्यों बराबर है देखते हैं जरा। सी क्या है, सी है ना, इसका मर्तबा क्या है, देखिए पहले कितारों को कितने मर्तबा में, तो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 3 आ गया, बाय लग गया, ठीक है। आगे 3/2, इसका मर्तबा आ गया 3/2, ठीक हो गया। अब इसका मवाजना किसके साथ करा रहा हूँ मैं, एफ के साथ। एफ देखें ना आपके सामने काला पड़ा हुआ, तो पहले तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, पहले तो इसको सोल्व करके फिर ही बताएंगे कि क्या है। 3 लिखा तो 3 को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, 1 + 1 को सोल्व करना है 2 आ जाएगा, 3 + 2 को सोल्व करना है 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। और 2 यहाँ पर रहने दें, -4 यहाँ पर ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसको सोल्व नहीं कर सकते, 2 + 1 इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 आ गया। तो ये क्या आ गया, इसमें देखें जरा, 1 एक के तार, 2 के तार, 3 के तार, तो 3 आगे आ गया बाय, और देखें 2 कॉलम, एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा, 3/2, ठीक है। 3/2 3/2, यानी कि सी और एफ बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आनी चाहिए कि सी और एफ बराबर है। ये एमसीक्यू में आता है, किसमें आता है, एमसीक्यू में आपको इस तरह काला दे दिया जाएगा, 2-4 काला बोलेंगे, आपस में क्या क्या मर्तबा किसके बराबर, कौन सा मर्तबा है आप बता दें। 3/2 सी और एफ का मर्तबा है। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके सॉल्व कर दिया है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी 100% समझ में आ गई होगी। अगर आपने कुछ इसमें से नोट करना है या कोई ख़ास बात आपने नोट करनी तो इसमें से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने इनके मर्तबे क्या क्या लिखे हैं और इनको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था। तो मैं इसको रेस करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम बेसिकली आगे जो है वो हमारा सवाल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो वो हम फिर अपने आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर करवाएंगे लाजमी तौर पर। तो यहाँ तक आपको जो है बेसिकली मैंने समझाना था, साथ में जो है वो एडिशनल में जो आपके साथ में बात की है वो एक तरह की एडवाइस थी आपके लिए कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है। तो सवाल नंबर 2 जो है वो आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर जो है वो हम आपको कवर करवाएंगे लाजमी तौर पे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।